ये एक दवाई सप्लाई हुई थी, उसमें दवाई के रंग को बदलने की शिकायत आई थी। तो करीब 18-19 हज़ार डोज गए थे, जिसमें 10,000 डोज यूज़ होने के बाद ये बात आई। उसकी जानकारी के बाद उसका परीक्षण कराया गया। परीक्षण में वो अमानक पाया गया था। अमानक पाए जाने की स्थिति में उसको विड्रॉ कर लिया गया है और संबंधित सप्लायर के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम को लेकर भी आज विपक्ष ने सवाल उठाए। जी, उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आदान प्रदान में व्यवहार में कमी आ रही थी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के बीच में। तो बातें जो रखी गई थी वो सही थी कि इतने रिपोर्ट्स पेंडिंग थे। आज के दिन में 18 रिपोर्ट पेंडिंग हैं 7 फरवरी की स्थिति में। 8 बिलासपुर में कोटा में जो डॉक्टर पदस्थ थे उनकी मृत्यु होने के कारण वो रिपोर्ट नहीं आई है, उसकी भी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज में 10 रिपोर्ट पेंडिंग है। 189 रिपोर्ट में से आज के दिन 10 रिपोर्ट पेंडिंग है। यहाँ दिक्कत ये आती है कि करीब 68 थानों के पोस्टमार्टम के केसेस एक ही अस्पताल में जा रहे हैं। तो एम्स से भी हम लोगों ने बात की है, सहृदयता से उन्हें सहमति दी है, तो थानों को बांट देंगे। कौन से थाने एम्स में जाएंगे, कौन से थाने बेकाहारा में आएंगे और जिला अस्पताल में क्या संभव है, तो इस हिसाब से सरलीकरण करके और रिपोर्ट के आदान प्रदान में दिक्कत ना आए, हर महीने इसकी समीक्षा बैठक भी विभाग लेगा। सर, इसी में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर भी सवाल उठाए कि भर्तियां नहीं हो पा रही। उसमें मुझे लगता है कि जानकारियां अधूरी हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में करीब 1900 डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर्स इनकी भर्ती हो चुकी है। प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। प्रमोशन में अब आधे पद सीधे भर्ती से हमने मांगा है और आधे पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो जो पोस्ट प्रमोशन से भरेंगे, बाकी मेडिकल ऑफिसर्स के पोस्ट नई भर्ती से या बॉन्ड के जो हमारे बच्चे हैं उनसे भरेंगे। एक सुझाव भी आया है गांधी जी का, उन्होंने कहा मोबाइल यूनिट शुरू की जा सकती है। ये एक बात आई जरूर है, इसकी व्यवहारिकता को देखना पड़ेगा कि क्या शव परीक्षण इस प्रकार से किया जा सकता है, वो बॉडी की क्या स्थिति होगी, उसको जरूर, ये नई बात है, पहली बार मेरे को भी सुनने में आई। शिक्षा विभाग एक व्यवस्था बना रहा है कि 10वीं 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ बच्चे यदि कोरोना संक्रमित भी होते हैं तो वो एग्जाम दे सकते हैं, ये व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन क्या एक संक्रमित व्यक्ति परीक्षा दे सकता है, वो बैठ सकता है, और ये कितना सही है? क्योंकि वहाँ पर जो एग्जामिनेशन टीचर्स रहेंगे वो भी पीपीटी किट पहन के वहाँ पर लेंगे, ये कितना सही है? इसकी व्यवहारिकता को देखना पड़ेगा कि आखिर कितने बच्चे हैं जो कोरोना पॉजिटिव ऐसे पाए जाएंगे। कोरोना का मरीज भी कहीं रहता है, हमने होम आइसोलेशन की भी परमिशन उनको दी है और अस्पतालों में भी वो रहता है, एक दूरी बना के रहता है, एक व्यवस्था के तहत रहता है। यदि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं एग्जामिनेशन सेंटर में जहां वो इम्तिहान देने से वंचित ना हो, ये कोरोना पेशेंट को इम्तिहान देना लक्ष्य नहीं हो सकता, ये कोरोना पेशेंट को इम्तिहान से वंचित होने से कैसे बचाया जा सकता है, इस दिशा में सोच होगी। तो अगर व्यवहारिक है, क्योंकि वो बच्चा या कोई पॉजिटिव है कोरोना, तो कहाँ रह रहा है, वो घर में रह रहा है या अस्पताल में है, एक वातावरण में रह रहा है, एक सुरक्षित वातावरण में रह रहा है, वैसा वातावरण अगर बनाया जा सकता है तो उसके कैरियर को देखते हुए, इम्तिहान देने की स्थिति को देखते हुए विचार हो सकता है। ये 14वें वित्त की राशि जो है ये क्वारंटीन सेंटर में खर्च की गई, क्या पंचायतों को ये राशि लौटाई जाएगी? इस तरह से भी केंद्र सरकार से पूर्व में जो व्यवस्थाएं थी वो निर्धारित रहती हैं कि किस किस मद में आप कौन से पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पूर्व में कोरोना के लिए खर्च करने का प्रावधान नहीं था। बाद में केंद्र सरकार ने वित्तीय स्थिति को देख के, जो भी परिस्थितियां होंगी, उनने 14वें वित्त आयोग से भी कोरोना के लिए खर्च करने की अनुमति दी थी। उस अनुमति और उस प्रतिशत के अंदर अमूमन 50% टाइड फंड होते हैं कि इस काम में आपको करना होगा, 50% अनटाइड फंड होते हैं कि आप अपने स्वेच्छा से जो काम पंचायत में कर सकते हैं उनको आप अपने मन से आप पंचायत परिस्थितिवश करें। तो अगर उस 50% से ज़्यादा खर्च हुआ है तो विचार किया जा सकता है। स्थिति ऐसी बनी कि जवाब मिल नहीं पाया था परीक्षित उत्तर प्रदेश में राठौर जी को प्रश्न। क्या वजह थी, क्या कोई बात उसमें ऐसी नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न है वो स्वयं चंद्राकर जी के कार्यकाल का है। जब वो मंत्री थे, उन्होंने जिन कार्यों की स्वीकृति दी थी वो उसी दरमियान कार्य स्वीकृत भी हुए थे, कार्य किन्हीं कारणों से उनके कार्यकाल में वापस भी आए थे, पुनः उसके लिए चेक कटा था 3 करोड़
53 लाख या 52 लाख के आसपास का, और वो कार्य फिर संपादित हुए थे। ये मई और अगस्त 2018 की बात है, चुनाव के पहले की। तो प्रश्न में तो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि कोई बचने की बात हो या कुछ जवाब नहीं देने की बात हो। उनके 100% संज्ञान की बात है। इस प्रक्रिया में उनका कहना है कि हमको पुनरीक्षित जवाब की प्रति नहीं मिली, तो उसके लिए अगर वो चर्चा करना चाहेंगे तो हम लोग सहमत हैं। प्रक्रिया गलत करती है क्या मानते हैं? अगर नहीं मिली है तो हमने तो जमा कर दी थी, पर उनका कहना है कि नहीं मिली। सर लेकिन ये 3 दिन में तीसरी बार हुआ। आज भी इसमें अनुपूरक बजट में 16 करोड़ को 1600 करोड़ दिए, बार-बार ऐसी त्रुटियां आ क्यों रही सर? त्रुटियां जितनी कम हो उतना अच्छा है, लेकिन उसको स्वीकार करके सुधार लेना ठीक है। हम जवाब बनाते हैं तो बहुत दबाव भी रहता है जवाब बनाने का, और पूरा विभाग पूरे प्रदेश में इसमें जुट जाता है। इतने जगहों से जवाब आने में अगर कहीं कोई त्रुटि पता चल जाए तो सदन के सम्मान में ये कहीं बेहतर है कि हम उसको स्वीकार करके और कहें कि नहीं, ये हम जवाब सुधारना चाहते हैं, क्योंकि अब ये सदन की संपत्ति हो जाएगी। तो वो सुधार की क्रिया हम लोगों ने की। एक चीज बड़ी गंभीर राजधानी में खासकर देखने को मिल रही है कि राजधानी का जो वीआईपी रोड है, ये जी रोड से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता, वहाँ पर नशे का कारोबार बहुत बढ़ चुका है। मारपीट की घटनाएं हो चुकी है, 2 दिन पहले फिर इस तरह की घटना। विधानसभा में भी कल चर्चा हुई तो ये मामला उठा था कि नशे का अड्डा बन चुका है वीआईपी रोड। क्या कहना है इसके? अगर ऐसा है, आप कह रहे हैं, तो जरूर उसमें कोई बात होगी। शासन विभाग संबंधित संज्ञान लेगा और जरूर कार्रवाई करेगा।